गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज के इस गहन विश्लेषण में हम सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज की इस चर्चा का बहुत बेसब्री से इंतजार था। हाँ, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही खास है। हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है जीवन बीमा की नींव और कार्यप्रणाली, जिसे हम द फाउंडेशंस एंड मैकेनिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हर किसी के जीवन को छूता है। बिल्कुल छूता है। पर आज का हमारा मिशन भी बहुत स्पष्ट है। अक्सर वित्तीय दुनिया ना ऐसे भारी भरकम शब्दों और जार्गन से भरी होती है जो किसी को भी डरा सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। वो इतनी जटिल लगती है कि लोग उससे दूर भागते हैं। हाँ, तो हमारा लक्ष्य उस जंजाल से बाहर निकलकर ये समझना है कि जीवन बीमा का असली मतलब क्या है और ये कैसे अनिश्चितताओं के बीच एक बेहद मजबूत वित्तीय ढाल का काम करता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। क्योंकि अक्सर जब लोग बीमा शब्द सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक खर्चे का विचार आता है। हाँ बिल्कुल, एक मासिक या वार्षिक खर्चे का। लेकिन स्रोत इसके पीछे के वास्तविक तंत्र की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। अक्सर इसे आम सिर्फ एक और बिल या कह लें टैक्स बचाने के एक टूल के रूप में ही देखा जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो जीवन बीमा असल में रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन का एक बहुत ही शानदार और गणितीय ढांचा है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब खतरे को कम करना। जी, इसका पूरा विज्ञान इस बात पर टिका है कि एक व्यक्ति के जीवन पर जो वित्तीय जोखिम है उसे एक बहुत बड़े समूह के बीच कैसे बांटा जाए। अच्छा, जब हम बीमित व्यक्ति की मृत्यु जैसी अचानक आने वाली अनिश्चितताओं की बात करते हैं ना, तो ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि उस व्यक्ति पर निर्भर लोगों की आर्थिक स्थिति रातों रात न चरमरा जाए। ये जोखिम बांटने वाली बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन इस पूरे तंत्र को समझने के लिए हमें उस बीमा डिक्शनरी के पन्नों को पलटना होगा जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है। हाँ, वो डिक्शनरी समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्रोतों में इसके मूल घटकों या कोर कंपोनेंट्स का बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। अब हम सब जानते हैं कि प्रीमियम क्या होता है, पैसे देते हैं और बदले में कवरेज मिलता है। लेकिन स्रोत में जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इस प्रीमियम का गणित आखिर तय कैसे होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रीमियम सिर्फ एक मनमानी रकम नहीं होती। अच्छा, बीमा कंपनियों में बैठे एक्चुअरीज होते हैं जो उम्र, स्वास्थ्य और जीवन शैली के आधार पर एक बहुत ही जटिल गणितीय मॉडल तैयार करते हैं। मतलब वो हिसाब लगाते हैं कि किस पर कितना रिस्क है। बिल्कुल, ये एक तरह की कीमत है जो उस वित्तीय जोखिम को बीमा कंपनी के कंधों पर ट्रांसफर करने के लिए चुकाई जाती है। जब तक प्रीमियम का भुगतान होता रहता है, बीमा कंपनी वो भारी जोखिम उठाने का अपना वादा निभाती है। और यही वादा अंततः डेथ बेनिफिट के रूप में सामने आता है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि यही वो मुख्य सुरक्षा है जिसके लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। एकदम सटीक। मतलब अगर पॉलिसी अवधि के दौरान कुछ अनहोनी होती है तो लाभार्थियों को जो एकमुश्त रकम मिलती है वो कोई इनाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस खोई हुई आय की भरपाई है।
हाँ, डेथ बेनिफिट वो मजबूत लंगर है जो एक परिवार को अचानक आए बड़े आर्थिक तूफान में बहने से रोकता है। लेकिन बीमा सिर्फ मृत्यु के बाद मिलने वाले फायदों तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हाँ, यहीं पर कैश वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है जो कई लोगों के लिए एक सरप्राइज हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बीमा का पैसा तो सिर्फ मृत्यु के बाद ही काम आता है, लेकिन स्रोत के अनुसार कुछ पॉलिसियों में एक लिविंग बेनिफिट भी होता है। जी, मतलब जीते जी भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। ये कैसे काम करता है? मैं समझाती हूँ। जब कोई व्यक्ति ऐसी पॉलिसी लेता है जिसमें बचत या निवेश का हिस्सा शामिल होता है, तो दिए गए प्रीमियम का एक हिस्सा सीधे रिस्क कवर में जाता है। ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो एक फंड में जमा होता रहता है। समय के साथ ये फंड बढ़ता है, जिसे कैश वैल्यू कहते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की गुल्लक बन रही है। एकदम सही। ये एक तरह की सुरक्षित और कई मामलों में टैक्स फ्री बचत है जो पॉलिसी के अंदर ही पलती बढ़ती रहती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस कैश वैल्यू को बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, स्रोत में पॉलिसी लोन का भी जिक्र है। मतलब अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बैंक जाने के बजाय व्यक्ति अपनी ही पॉलिसी में जमा इस कैश वैल्यू को कोलैटरल या गिरवी रखकर लोन ले सकता है। ये सुविधा इसे बेहद लचीला बनाती है। क्योंकि इसमें कोई क्रेडिट चेक नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति असल में अपने ही पैसे या यूं कहें कि अपने ही भविष्य के डेथ बेनिफिट के एक हिस्से के एवज में उधार ले रहा होता है। ये तो बहुत काम की चीज है। हाँ, ये अचानक आए मेडिकल खर्च या किसी भी आपात स्थिति में बहुत काम आता है। लेकिन हर सफर मंजिल तक नहीं पहुंचता। क्या हो अगर कोई अपनी पॉलिसी को बीच में ही बंद करना चाहे? ये भी एक स्थिति है। स्रोत में इसके लिए सरेंडर वैल्यू की बात की गई है। हालांकि इसे पढ़ते समय ऐसा लगा कि बीमा कंपनियां समय से पहले पॉलिसी छोड़ने वालों को काफी पेनल्टी लगाती हैं। देखिए, वो पेनल्टी लगाना दरअसल सिस्टम को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। वो कैसे? जब कोई समय से पहले पॉलिसी तोड़ता है तो शुरुआती प्रशासनिक खर्चों और रिस्क पूल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी जमा कैश वैल्यू में से कुछ चार्ज काट लेती है। अच्छा, तो वो जो बाकी बचता है वो वापस मिलता है? जी, बची हुई रकम सरेंडर वैल्यू के रूप में वापस मिल जाती है। आर्थिक नजरिए से ये बहुत फायदेमंद सौदा नहीं होता, लेकिन मजबूरी के समय ये एक निकास द्वार यानी एग्जिट रूट जरूर देता है। समझ गया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो प्रीमियम का अनुशासन, कैश वैल्यू की बचत, पॉलिसी लोन की सुविधा और डेथ बेनिफिट की अंतिम सुरक्षा, ये सब मिलकर, हाँ, ये सारी घटक मिलकर एक बेहद मजबूत और अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हर इंसान की जिंदगी, उसकी आय और उसके जोखिम अलग अलग हैं, तो ये सुरक्षा चक्र भी कोई वन साइज फिट्स ऑल यानी सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। हर किसी की जरूरत अलग होती है। स्रोत जीवन बीमा के कई प्रकारों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचते हैं। चलिए इस भूल भुलैया को थोड़ा सुलझाते हैं। जी, सबसे पहले और सबसे बुनियादी प्रकार की बात करते हैं, जो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस बीमा का सबसे शुद्ध और पारदर्शी रूप है। इसका नाम ही इसके काम को दर्शाता है। एक निश्चित टर्म यानी अवधि के लिए सुरक्षा, जैसे 10, 20 या 30 साल के लिए। हाँ, इसमें गणित बहुत सीधा है। यदि उस तय अवधि के दौरान मृत्यु होती है तो डेथ बेनिफिट का भुगतान किया जाता है। और अगर अवधि पूरी हो जाए तो? यदि अवधि पूरी हो जाती है और व्यक्ति जीवित है तो पॉलिसी बिना किसी भुगतान के समाप्त हो जाती है। मतलब कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा? जी, क्योंकि इसमें कैश वैल्यू या निवेश का कोई पुट नहीं होता, इसलिए ये बहुत ही कम कीमत पर बहुत बड़ा रिस्क कवर देता है। लेकिन मानव मनोविज्ञान भी एक चीज है। हाँ, स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि कई लोगों को टर्म इंश्योरेंस इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो सारा पैसा डूब गया। हाँ, इसे लॉस अवर्जन की मानसिकता कहते हैं। और शायद यही वजह है कि होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट पॉलिसी जैसे विकल्प मार्केट में इतने लोकप्रिय हैं। मानव स्वभाव हमेशा ये चाहता है कि जो पैसा खर्च किया गया है उसका कुछ तो रिटर्न मिले। होल लाइफ इंश्योरेंस पूरे जीवन काल की गारंटी देता है, बशर्ते प्रीमियम भरा जा रहा हो। मतलब इसमें अवधि खत्म होने का डर नहीं है? बिल्कुल, इसमें मृत्यु चाहे जब हो, भुगतान निश्चित है और इसी में वो कैश वैल्यू जमा होती है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। और एंडोमेंट पॉलिसी क्या है? एंडोमेंट पॉलिसी इसे एक कदम और आगे ले जाती है। ये पूरी तरह से बीमा और एक फिक्स्ड रिटर्न वाली बचत का मिश्रण है। अगर पॉलिसी की अवधि पूरी होने तक बीमित व्यक्ति सुरक्षित है तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। मतलब ये एक तरह से बीमा और गुल्लक का कॉम्बो है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन स्रोत एक चेतावनी भी देते हैं, इस गारंटीड रिटर्न की कीमत चुकानी पड़ती है।
जी बिल्कुल चुकानी पड़ती है। अक्सर इन पॉलिसियों का प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है और जो रिटर्न मिलता है वो शायद महंगाई दर को भी ठीक से मात ना दे पाए। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। एंडोमेंट पॉलिसियों में सुरक्षा तो है, लेकिन रिटर्न की दर आमतौर पर रूढ़िवादी होती है। तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए क्या है? जो लोग सुरक्षा के साथ साथ बाजार के रिटर्न का फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में एक चौथा प्रकार बताया गया है जिसे यूलिप कहते हैं, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। हाँ, यूलिप का ढांचा थोड़ा अलग है। इसमें दिया गया प्रीमियम 2 हिस्सों में बंट जाता है। जी, एक हिस्सा जीवन बीमा के लिए और दूसरा हिस्सा म्यूचुअल फंड की तरह बाजार में निवेश किया जाता है। बिल्कुल। यूलिप पूरी तरह से जोखिम लेने की क्षमता यानी रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। मतलब आप चुन सकते हैं कि पैसा कहाँ लगाना है? हाँ, इक्विटी या डेट फंड्स का चुनाव किया जा सकता है। ये पारदर्शी है, लेकिन इसमें जोखिम भी बाजार के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ा होता है। इन सभी तकनीकी पहलुओं और प्रकारों को समझने के बाद अब इसे असल जिंदगी के नजरिए से देखते हैं। स्रोत में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी दी गई है। जी, मिस्टर पटेल की कहानी। हाँ, जो इस पूरी थ्योरी को एकदम स्पष्ट कर देती है। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले एक 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्टर पटेल की। महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी, नौकरी का भारी दबाव, एक परिवार और उस परिवार की भविष्य की सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता। मिस्टर पटेल की स्थिति आज के समय के एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी केस स्टडी ये समझने के लिए बेहतरीन है कि सही बीमा का चुनाव कैसे किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी रिसर्च की और एंडाउमेंट या यूलिप के बजाय एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रास्ता चुना। अच्छा, टर्म प्लान चुना। हाँ, उनकी पॉलिसी की अवधि 25 साल है और सम एश्योर्ड यानी डेथ बेनिफिट 1 करोड़ रुपए है। और सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी कीमत। इस 1 करोड़ रुपए के भारी कवरेज के लिए उनका सालाना प्रीमियम सिर्फ 10,000 रुपए है। जी, मात्र 10,000। अगर हम इस गणित को ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लगता है। बिल्कुल। 25 साल की अवधि का चुनाव शायद इसलिए किया गया क्योंकि तब तक वो 60 साल के हो जाएंगे। स्रोत भी इसी डिक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत की बात करते हैं। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक उम्र के बाद बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, होम लोन खत्म हो जाता है और खुद की जमा की हुई संपत्ति बन जाती है। तब इतने बड़े जीवन बीमा की जरूरत नहीं रहती। एकदम सही। मिस्टर पटेल ने अपनी वर्तमान स्थिति का एकदम सही आकलन किया। आज उनके ऊपर जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा हैं। अगर अगले 25 सालों में कोई अनहोनी होती है तो वो 1 करोड़ रुपए का डेथ बेनिफिट एक जादुई ढाल की तरह काम करेगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। हाँ, इससे बच्चों की उच्च शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी, घर का मॉर्गेज चुकता हो जाएगा और रोजमर्रा के खर्चे बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। कुछ लोग यहाँ ये तर्क दे सकते हैं कि 25 साल बाद जब पॉलिसी खत्म होगी तो मिस्टर पटेल को वो 2.5 लाख रुपए जो उन्होंने प्रीमियम के रूप में दिए वो वापस नहीं मिलेंगे। ये सवाल अक्सर उठता है। लेकिन स्रोत का जोर इस बात पर है कि वो 10,000 रुपए सालाना दरअसल पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति की कीमत है। ये प्योर रिस्क ट्रांसफर है। सही कहा आपने। क्या कोई अपनी गाड़ी का बीमा इसलिए करवाता है कि उसे एक्सीडेंट होने की उम्मीद होती है? बिल्कुल नहीं, वो तो बस सुरक्षा के लिए होता है। ठीक उसी तरह मिस्टर पटेल के मामले में अपने परिवार के भविष्य के 1 करोड़ रुपए के जोखिम को मात्र 10,000 रुपए में किसी और को यानी बीमा कंपनी को सौंप देना वित्तीय समझदारी का बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने प्रीमियम का गणित समझ लिया, पॉलिसियों के प्रकार देख लिए, मिस्टर पटेल का उदाहरण भी डिकोड कर लिया। लेकिन अगर इसे एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीवन बीमा सिर्फ मृत्यु के बाद पैसे मिलने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इसके महत्व को 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा करते हैं, जिनमें से पहला तो जाहिर तौर पर वित्तीय सुरक्षा है, जिसकी चर्चा हमने अभी मिस्टर पटेल के संदर्भ में की। वो पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है जी। लेकिन इसके बाद स्रोत जिस दूसरे स्तंभ की ओर इशारा करते हैं वो कई लोगों के लिए नया हो सकता है। अच्छा, वो क्या है? वो है एस्टेट प्लानिंग। अक्सर लोग सोचते हैं कि एस्टेट प्लानिंग तो सिर्फ अरबपतियों का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिंदु वाकई दिलचस्प है। हाँ। मान लीजिए किसी के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बड़ा घर है। अगर वो घर वारिसों को मिलता है तो उसे रातों रात बेचना मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल। अगर उस संपत्ति के हस्तांतरण पर कोई बड़ा टैक्स या कर्ज चुकाना हो तो परिवार बुरी तरह फंस सकता है। एकदम सही। ऐसी अचल संपत्तियों के मामले में
जीवन बीमा तत्काल नकद या लिक्विडिटी प्रदान करता है। मतलब कैश तुरंत मिल जाता है। जी, डेथ बेनिफिट के रूप में जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल उन टैक्सों या कर्जों को चुकाने में किया जा सकता है जिससे परिवार को अपनी पुश्तैनी संपत्ति आनन फानन में औने पौने दामों पर बेचने की नौबत नहीं आती। ये एक बहुत ही रणनीतिक धन हस्तांतरण का तरीका है। और तीसरा स्तंभ है आय का विकल्प, यानी इनकम रिप्लेसमेंट। ये सिर्फ एक मुश्त रकम मिलने की बात नहीं है। तो ये क्या है? ये असल में उस व्यक्ति की भविष्य की कमाई का एक मुश्त भुगतान है। जी। स्रोत बताते हैं कि अगर परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति अचानक चला जाए तो परिवार सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोता, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा अगले 20-30 सालों में कमाए जाने वाले पैसों को भी खो देता है। बहुत गहरी बात है ये। जीवन बीमा उसी भविष्य की आय को आज के वर्तमान में लाकर सुरक्षित कर देता है, ताकि परिवार के रहन सहन का स्तर, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम से नीचे न गिरे। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद स्रोत एक ऐसे चौथे स्तंभ पर बात करते हैं जो अक्सर आम चर्चाओं से पूरी तरह गायब रहता है। और वो चौथा स्तंभ क्या है? वो है व्यवसाय की निरंतरता या बिजनेस कंटिन्यूटी। हाँ, हम हमेशा बीमा को सिर्फ परिवार के चश्मे से ही देखते हैं, लेकिन एक बिजनेस के लिए जीवन बीमा का क्या काम? यहाँ जो बहुत सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जीवन बीमा सिर्फ एक घर को नहीं, बल्कि एक पूरी कंपनी, उसके ऑपरेशंस और उसमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी को बचा सकता है। ये कैसे मुमकिन है? स्रोत बाय सेल एग्रीमेंट और कीमैन इंश्योरेंस जैसी व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। मान लीजिए 2 लोगों ने मिलकर एक शानदार स्टार्टअप या कंपनी बनाई। दोनों की 50-50% हिस्सेदारी है। ठीक है। अब अचानक एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। तो अब मृतक पार्टनर का आधा हिस्सा कानूनी रूप से उसके परिवार या जीवन साथी के पास चला जाएगा? जी बिल्कुल। लेकिन उस जीवन साथी को शायद बिजनेस चलाने का कोई अनुभव न हो, या वो अपना हिस्सा तुरंत बेचकर नकद पैसा चाहता हो, और बचे में पार्टनर के पास शायद इतना कैश ना हो कि वो रातों रात वो 50% हिस्सा खरीद सके। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एक सफल बिजनेस भी दिवालिया हो सकता है। यहीं पर बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस तारणहार बनता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करेगा यहाँ? अगर कंपनी ने दोनों पार्टनर्स पे बीमा लिया हुआ है तो डेथ बेनिफिट का पैसा सीधा कंपनी या बचे हुए पार्टनर को मिलता है। इस पैसे से मृतक के परिवार को उनके हिस्से की पूरी कीमत चुकाई जाती है। वाओ। परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल जाती है और बचा हुआ पार्टनर बिना किसी बाहरी दखल या कर्ज के कंपनी का पूरा नियंत्रण ले लेता है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। यानी बीमा ने यहाँ परिवार की भी रक्षा की और उस पूरे बिजनेस इकोसिस्टम को भी बिखरने से बचा लिया। जी। इन सभी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि जानकारी की कमी ही सबसे बड़ा जोखिम है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम इस पूरे गहन विश्लेषण का एक सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बाजार में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, चाहे वो प्योर रिस्क कवर देने वाला टर्म इंश्योरेंस हो, जीवन भर का साथ निभाने वाला होल लाइफ हो, बचत की आदत डालने वाला एंडोमेंट हो, या फिर बाजार की रफ्तार से जुड़ा यूलिप हो। हर जरूरत के लिए एक विकल्प है। असली काम उस जानकारी के भारी बोझ को किनारे करके मिस्टर पटेल की तरह अपनी वर्तमान और भविष्य की वास्तविक जरूरतों को पहचानना है। सही कहा। जब बुनियादी बातें समझ में आ जाती हैं तो ये विषय डराने वाला नहीं बल्कि सशक्त बनाने वाला बन जाता है। जीवन बीमा असल में वित्तीय अनुशासन और भविष्य की जिम्मेदारी का एक बहुत ही तार्किक और गणितीय रूप है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? अगर हम इस पूरे विषय की गहराई में जाएं, तो पाएंगे कि जीवन बीमा की यह पूरी प्रक्रिया और इसका सारा गणित दरअसल एक इंसान के आर्थिक मूल्य का आकलन करने की कोशिश है। ये एक बहुत ही अलग और गहरा नजरिया है। जब इनकम रिप्लेसमेंट या डेथ बेनिफिट तय किया जाता है तो असल में ये गणना की जाती है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अपने परिवार या अपने व्यवसाय के लिए कितना मूल्यवान है। उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। अगर कोई व्यक्ति आज शांति से बैठकर अपनी आय, अपने योगदान और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर अपना खुद का ये आर्थिक मूल्यांकन करें तो वो जो आंकड़ा सामने आएगा वो शायद हैरान कर दे। बिल्कुल। क्या वो गणित उस व्यक्ति के अपने जीवन, अपने समय और रोजमर्रा के फैसलों को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल देगा? निश्चित रूप से बदल देगा। ये सिर्फ एक वित्तीय अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि एक इंसान का वजूद उसके अपनों के लिए कितना बड़ा और अपूर्णीय मूल्य रखता है। ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। जी। हम अक्सर अपनी अहमियत या अपने समय की कीमत को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जब उस अहमियत को इस तरह के कठोर गणितीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जीवन को लेकर संजीदगी अपने आप बढ़ जाती है। एकदम सही बात है। ये एक ऐसा विचार है
जो केवल वित्तीय कागजातों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने के नजरिए को भी एक नया आकार देता है। इसी गहरे और विचारोत्तेजक पहलू के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत से निकली इन जानकारियों ने यकीनन कई जटिलताओं को सुलझाने का काम किया है। मुझे भी यही उम्मीद है। इस अंतिम विचार के साथ जुड़ने और इसे गहराई से समझने का ये सफर बेहद शानदार रहा। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।